Hello, dear students. How are you all? My name is Benazir Naz. I hope you are doing well. So, the topic which we are going to discuss today is a very interesting topic. जो कि आप देख रहे हैं कि सामने हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं वॉइस बाय बेनजीर नाज। अब जब मैं कह रही हूँ वॉइस तो क्या मैं अपनी आवाज के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर के वॉइस के, जो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो जनरली जब हम एक्टिव वॉइस वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स एंड लॉट मेनी रूल्स दैट कम्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो हमें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देर आर सम माइनर मिस्टेक्स, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ मेजर मिस्टेक्स है, देर आर कॉन्सेप्ट्स विच आर नॉट क्लियर। तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वॉइस, इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है या फिर जो भी थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, वो आज क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद वॉइस। व्हाट एग्जैक्टली द वॉइस इज। जैसे कि मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी आवाज के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, हम ग्रामर की वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ग्रामर में तो बहुत सारी चीजें आती है, तो हम किस वाले वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉइस ऑफ वर्ब। तो जनरली वॉइस क्या है? वॉइस एक क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? इट इज अ क्वालिटी ऑफ अ it is a quality of a verb which indicates whether the subject acts or being act upon। इसका मतलब क्या है कि वॉइस एक ऐसी क्वालिटी ऑफ वर्ब है। किसकी verb? किसी भी सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है, उस सब्जेक्ट के पास जो वर्ब होता है, वॉइस उस वर्ब की क्वालिटी है। जो क्या इंडिकेट करता है? जो इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है या फिर उसके ऊपर काम हो रहा है, which means that whether the verb is doing, sorry, whether the subject is doing something or the subject has become the receiver। okay, so वैसे ही वॉइस दो तरीके के होते हैं, which means there are two type of voices। what are those? The first one is the active voice and the second one is the passive voice। okay, so we are going to discuss it very clearly, what is active voice and what is passive voice। तो I hope what exactly voice we are talking about हम वहां पर clear कर चुके हैं। I repeat, voice is a quality of the verb which says that whether the subject is the doer of that particular verb or the receiver, which means या तो subject उस पे काम कर रहा है या तो उसके ऊपर काम हो रहा है। दो टाइप के वर्ब है। पहला वर्ब है आपका एक्टिव वॉइस, सेकंड वर्ब है आपका पैसिव वॉइस। सो व्हाट इज एक्टिव वॉइस एक्जैक्टली? एक्टिव वॉइस क्या होता है? वॉइस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, मतलब कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, कौन करने वाला है। द एंटायर थिंग रिवॉल्व्स अराउंड द सब्जेक्ट। उस सेंटेंस का एसेंस ही सब्जेक्ट के साथ शुरू हुआ है, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सब्जेक्ट, the voice used to indicate that the grammatical subject of the verb, grammatical subject of the verb is performing the action or causing the happening, which means कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। which means कि या तो वो एक्शन को खुद परफॉर्म कर रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वो वर्ब का जो काम है वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट होकर हमें दिख रहा है। which means that everything will revolve around the subject itself, what the subject is doing, how the subject is, whether the subject is in singular or plural, what is the gender of the subject। हम ये सारी चीजों को एक्टिव वॉइस के बारे में जब हम बात करते हैं तब इस चीजों को डिस्कस करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, द बॉय हिट द बॉल। ठीक है, आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो बॉय है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हिट जो है यहाँ पर ये वर्ब है। अब ये मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये हिट को मैंने पास्ट टेंस में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो यहाँ पर आपका एस लगता, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो ये चीज मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है। द बॉय हिट द बॉल, विच मीन्स बॉय जो है उसने बॉल को हिट किया, जो ये एक पास्ट एक्शन है, जो एक पास्ट एक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो बॉय है ये सब्जेक्ट है, ये जो हिट है
ये वर्ब है और ये जो बॉल है ये है एक ऑब्जेक्ट। मतलब कि बॉय ने कुछ काम किया, वो काम था हिट, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने किसको हिट किया, जब उसने वो एक्शन किया तो वो एक्शन का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, द एक्शन इम्पैक्टेड ऑन द बॉल विच मीन्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ये होता है हमारा एक्शन का रिसीवर, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। एक्टिव वॉइस यूज होते हैं जब हमें क्लैरिटी लगानी पड़ती है, ठीक है। जब एक्शन पे आप क्लैरिटी लगाते हो, जैसे कि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम देखेंगे तो एक्टिव वॉइस क्लैरिटी एंड प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेर इट बिलोंग्स। मतलब कि वो एक एग्जैक्ट सिंपल सेंटेंस की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस काफी सिंपल होता है, लाइक इसमें आपको बिल्कुल भी पेचीदा चीजें नहीं होती, इट्स वेरी सिंपल। लाइक एक्टिव वॉइस एड्स क्लैरिटी, okay, the sentence itself become really understood. You don't have to, you don't need a tutor to explain what this particular sentence exactly mean. ये अपने आप बहुत clear और बहुत vivid होता है। Active voice can make our writing more vivid, मतलब कि बहुत clarity, हम generally day to day में we use active voice for ourselves, ठीक है। we use active voice डे टू डे टॉकिंग में, जैसे कि आई एम गिविंग दिस, आई एम टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, ये सारी चीजें क्या है, दिस ऑल आर एक्टिव वॉइस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज पैसिव वॉइस। बट एक्टिव वॉइस इज सो मच अंडरस्टूड दैट व्हेन एक्टिव वॉइस इज वेरी मच क्लियर, तो फिर पैसिव वॉइस की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड अ पैसिव वॉइस। द क्वेश्चन अराइजेस, क्यों चाहिए हमें पैसिव वॉइस, किस लिए चाहिए पैसिव वॉइस। The passive voice का हम काम देखते हैं। Passive voice used to indicate that the grammatical subject of the verb is the recipient, not the source। जैसे कि मैंने voice के ऊपर आपको क्लियर किया था कि जो voice है that indicates that whether the subject is whether the subject is the doer, which means either he is performing an action or receiving an action. So that is voice. अब जब voice is divided into two parts, there are two types of voice. One is the active voice, one is the passive voice. In the first active voice, what has happened? In active voice, the subject is the doer. Okay, but in passive voice, the subject here is the receiver, not the doer. Which means कि कोई भी action perform हो रहा है, subject उसका receiver है. Okay, subject is not doing something, rather the subject is receiving of an action denoted by a verb, which means that whatever verb is being doing, whatever action is being done, who is the receiver? The receiver here is the subject. Am I clear? So let us take an example of the same sentence. Okay, the boy hit the ball. Okay, वो था हमारा फर्स्ट एक्टिव सेंटेंस में। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, द बॉल वॉज हिट or the ball was hit by the boy. So here we can see that the boy which was in the first part of the sentence has now come in the last part, later part of the sentence. Boy की जो पोजीशन है, जो फर्स्ट में वो प्लेस की गई थी सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जिसका पोजीशन पहले था वो आकर लास्ट में हो गया है, और जो लास्ट में था विच मीन्स बॉल, वो आके पहले में हो गया है। तो यहाँ पर हमने जब ये बोला कि द बॉल वॉज हिट बाय द बॉय, नो डाउट द मीनिंग इज सेम, somehow the meaning is same, but still what it is here indicating that here the action was done, no doubt the action was done by the boy, बट यहाँ पर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने किया में नहीं दे रहे, rather we are giving more importance to what has happened, मतलब कि अभी क्या हुआ है, किसने किया है वो मैटर नहीं करता। तो वही है ब्यूटी ऑफ पैसिव वॉइस, विच मीन्स हियर द बॉल वॉज हिट बाय द बॉय। यहाँ पर क्या हुआ, जो बॉल था वो आपका सब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था पहले, और यहाँ पर जो बॉय है जो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था वो अभी रिसीवर बन गया। मतलब कि कोई एक्शन हुआ है और उसे परफॉर्म किसने किया है वो मैटर नहीं कर रहा, रादर परफॉर्मेंस हो चुका है, जो परफॉर्म किसने किया है वो लेटर पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे या फिर वो उतना जरूरी नहीं है। इसलिए हम अब देखेंगे कि इस सेंटेंस में यहाँ पर बॉय का जिक्र ही नहीं है, विच मीन्स दैट वी डू नॉट केयर कि किसने इसको किया है, वी रादर केयर अबाउट कि क्या हुआ है, क्या हुआ है कि बॉल को मारा गया है, बॉल वॉज हिट।
ओके। तो जब मैंने आपसे पूछा कि जब एक्टिव वॉइस इतना ज्यादा अंडरस्टूड है, इतना ज्यादा क्लियर है, उसमें हमें क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें पैसिव वॉइस की जरूरत ही क्यों? क्यों हम पैसिव वॉइस को लेके एक सेंटेंस को बड़ा बनाए, या फिर वी नीड टू क्रिएट मोर कंफ्यूजन ऑन दैट? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? Why passive voice appropriate? Because when the action is more important than the agent, which means who is doing action is less important than what is being done. In the active voice, the subject is performing the action, but in the passive voice, the action is being performed by whom? We don't care. We don't want to mention that. ओके तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर बात करेंगे द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन यू वांट टू फोकस मोर ऑन द एक्शन लेस ऑन द डूअर, तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ओके दूसरा इंस्टेंसेस कब होता है? व्हेन वी डू नॉट नो द एजेंट, व्हिच मींस व्हेन वी डोंट नो हु इज द सब्जेक्ट, किसने वो काम किया, वी डोंट नो अबाउट इट। Okay, then the last one, which is not that important, but we should know that to connect the ideas in different clauses or sentence more clearly. ठीक है, अब मोर sentences and clauses we are aware of it. Sentences is a subject verb and object combination जो एक meaningful sense बताता है. Clause एक sentence का part होता है जिसमें subject और object सब्जेक्ट और वर्ब रहते हैं, जिसमें जरूरी नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट हो, बट क्लॉज एक सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। रादर वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस वर्ड्स लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन मेक श्योर दैट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इन विच अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब शुड बी देयर, बट सेंटेंस में सब होना चाहिए। ओके सो टू कनेक्ट द आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए वी नीड पैसिव वॉइस, बट हियर दिस टू इज more important. Okay, we need to take care of this too, that when the action is more important than the agent, or the second point is when the agent is not known. Okay, let us take an example. कैसे हमें नहीं पता चलेगा कि किसने किया? For an example, if I pick this cell phone of mine, I think it is visible. Okay, so here I have picked this phone. Okay, which means take an example, Benazir has picked this phone. Okay, so here when I say that Benazir A has picked the phone, which means that there is an action which is done by Benazir. But suppose you want to just focus on the phone was picked. किसी ने फोन को उठाया, आप उसको बोलना चाहते हो, मैंने उठाया, किसने उठाया, डजेंट मैटर। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त वी कैन से द फोन हैज बीन picked. Who has picked the phone doesn't matter. Matter ये करता है कि फोन उठाया गया। For an example, let us take another example. जैसे कि the police caught the thieves. ठीक है, पुलिस ने चोरों को पकड़ा, थीव्स मैंने बोला तो चोरों को पकड़ा। Okay, the police caught the thieves, which means here is that कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि हम किसी से बात करें और हमने बोले कि अरे कल जो रात को चोरी हुई थी हमारे घर पे, चोर पकड़े गए। ठीक है, द थीव्स वर कॉट, हम इतना बोलते हैं। एक तो क्वाइट ऑब्वियस है कि भाई थीव्स वेयर कॉट, कौन पकड़ेगा, घर के लोग तो पकड़ने जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है पुलिस पकड़ेंगे। लेकिन हमारे पास वो बोलना जरूरी नहीं था, हमने बस भाई चोर पकड़े गए, ये था एक्शन, एक्शन जरूरी था बताना। तो उस जगह में हमने क्या किया, हमने फोकस किसको दिया कि जो एक्शन हुआ, विच मीन्स द थीव्स वेयर कॉट, ये एक्शन जो था ये ज्यादा जरूरी था, किसने किया जरूरी नहीं था। ठीक है, अब जैसे कि देखा जाए तो कभी हम रिपोर्ट पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, कोई न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, तो देयर व्हाट हैपेंस जनरली, न्यूज वगैरह पढ़ने के बाद, न्यूज वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 4 people were killed, the building was demolished, few people were going there, and या फिर the earthquake led to a lot of destruction in the earth, या फिर there was lot of destruction happened in the earthquake। इस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी सेंटेंसेस हम देखते हैं, लेकिन हम वहां पर फोकस क्या चीज पे करते हैं, किसने किया वो तो सेकेंडरी, पर पहले क्या हुआ वो मैटर करता है। ठीक है, द ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड,
बाय सो एंड सो। तो हमने यहाँ पर क्या, दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप, हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम जनरली द ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, व्हिच मींस कि हम एक्शन को यहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, किसके थ्रू वो तो बाद में आएगा। ठीक है, तो पहला नजर जिसमें हमें पड़ता है वो फोकस होता है ऑब्वियसली। तो हमें जब फोकस ज्यादा करना है एक्शन के थ्रू, सॉरी एक्शन की तरफ, रादर किसने किया, वहां पर हम what we do is we use passive voice. Okay, let us take another example. When the agent is not, how is it possible when the agent is not, किसने किया काम, ऐसा पॉसिबल कैसे है कि हमें पता ही ना हो। भाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कैसे मैं बताती हूँ। my somebody stole my bag, मेरा बैग किसी ने चोरी कर लिया। अब वो somebody कौन है, डू यू नो दैट? नो। तो ये ऐसा एक जगह है जहां हमें एजेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। तो rather than saying कि भाई somebody stole my purse, हम ये बोल सकते हैं कि my purse was stolen, क्योंकि ये मैटर ज्यादा करता है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। किसने किया वो तो मुझे ऐसे भी नहीं पता, तो मैं अगर someone नहीं भी लगाती हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर हमें एजेंट के बारे में जब पता नहीं होता है तब भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये गलत बिल्कुल ही नहीं है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो वो गलत है, या पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो वो गलत है, इनकम्प्लीट, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन समथिंग, मतलब कि अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, वेदर यू वांट टू फोकस मोर ऑन द सब्जेक्ट और मोर ऑन द एक्शन गिवन, तो प्रायोरिटीज के हिसाब से एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्टिव सेंटेंसेस गलत होते हैं या फिर आपको एरर निकालने हैं या एरर को रेक्टिफाई करना है। अ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस व्हिच इज ग्रेट, ओके। अ सेंटेंस वैसे ही पैसिव वॉइस में होते हैं, वो भी ग्रेट है, वो भी ओके है, वो भी सही है। ठीक है, हम हाँ आपको चेंजेस करने पड़ते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जिसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज। किसी भी हाल में सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। ओके, ना उसका टेंस बदलना चाहिए, ना उसकी फोकस बदलनी चाहिए, ना उसका एक्शन बदलना चाहिए। द सेंटेंस शुड गिव द सेम एसेंस वेदर इट इज इन एक्टिव वॉइस और इन द पैसिव वॉइस। ओके, सो when we are talking about active voice and passive voice, तो हम उसको रूल्स भी है कन्वर्जन की। तो जनरली जब हम बात करते हैं, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो जब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ कन्वर्जन की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, जनरली हम जब कन्वर्जन की बात करते हैं तो बहुत से रूल्स है, जैसे मैथमेटिक्स में रूल्स है, ग्रामर में भी रूल्स है। जैसे कि ग्राम फॉर्मूलाज नहीं लगाओगे तो आंसर इनकरेक्ट आएगा, वैसे ही यहाँ पर भी फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो भी आंसर इनकरेक्ट आएगा। फेयर चांसेस है कि रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो चांसेस है कि भाई आंसर जो है वो गलत भी आ सकता है, आएगा ही, 100% आएगा। और ग्रामर का भाई एक रूल है, ग्रामर का अपने आप में एक रूल है, करेक्ट करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, माइनर मिस्टेक भी होगा तो यू विल लूज योर मार्क्स, इधर देयर इज 1 और 0, either there is full marks or no marks, the CA system है। Okay, so I am pretty much sure that whoever is watching this video, they might be having little knowledge about active and passive voice। और अगर ना भी हो, सेंटेंस कैसे हैं, क्या है, किस हिसाब से चलते हैं, so in that case I am pretty much sure that you might be having a clear idea। इस सेशन के जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आ गया। तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच स्टेप, assuming that you are the beginner। ओके, तो मैंने वैसा ही सोच के इसको वैसे ही सेशन को बनाने का सोचा है, और आई होपफुली मैं उस चीज में जस्टिफाई भी कर सकूं। तो आपको ये रूल्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। ओके, कि थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक ना हो, बिकॉज यू नो मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन। इवन somebody who is completely aware of active and passive voice, कैसे सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, sometimes they make mistakes in
creating the sentence structure or properly creating the sentence. Sometimes the tense is tense get mistaken, और there are possibilities जब spelling errors होते हैं, helping verbs में problem हो जाती है. So all these things you need to keep in mind while changing from active to passive or passive to active. Okay, so what is the first rule? The first rule here is to identify the subject, verb and object. तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जब भी आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, you should be completely aware of subject, verb and object. तो सबसे पहला काम, आप सेंटेंस देखोगे, अगर आपको बोला गया है कि you need to change from active to passive, what you need to do is you need to do first thing, the very first thing is to identify the subject, verb and object. If you don't know the subject, object and verb, definitely your answers are going to get wrong. ठीक है, तो उस जगह में आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है. तो मेक श्योर दैट सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. This is the action, you know what are the action verbs, okay, and here the object, which means whatever the subject is doing, वो कर रहा है तो वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, उसको कोई रिसीव कर रहा है, that receiver is object. Okay, but there are few instances where the subject is doing something, लेकिन उसके पास कोई रिसीवर नहीं होता. So it is not completely possible, I mean sorry, it is not completely incorrect, I must say, कि अगर एक सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है. The main point of the sentence is कि उसका कुछ मीनिंग बनना चाहिए. जैसे कि if I take an example, the bird is singing. Okay, so this is a sentence. The bird is the subject, singing is the verb. But singing what? उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं है, हमारे पास रिसीवर कोई नहीं, बर्ड सिंग कर रही है, बस खत्म. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. बट दैट डजंट मीन कि जो वर्ब था, सॉरी जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है. वो रॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो एक्शन है वो हो रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, हमें कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है. तो वहां पर हम बोलेंगे कि वो एक एक्टिव वॉइस वो एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जो एक मीनिंगफुल सेंस बता रहा है, जहां पर सब्जेक्ट जो बर्ड है वो कुछ कर रही है. वो क्या कर रही है? वो गाना गा रही है. शी इज सिंगिंग. गाना गा रही है, फिर गुनगुना रही है, बट सिंगिंग. तो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Please make sure that you remember the steps. Okay, next. The next work which you need to do is you need to change the subject to object and object to subject. जैसे कि हमने boy और ball को किया था. Remember that. ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट सब पर बस आपको शिफ्ट करना है. मान लीजिए द बॉय हिट द बॉल था, तो बॉल को जाके भाई बॉय की जगह ले आइए और बॉय को बॉल की जगह ले आइए. ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर अ बॉय है तो अ बॉय लिखेंगे, द बॉय है तो द बॉय लिखेंगे, अ बॉल है तो अ बॉल लिखेंगे, द बॉल है तो द बॉल. ऐसा हम चेंज नहीं कर सकते. हमें वो चीज को पूरा का पूरा जैसा है वैसे ही मेंशन करना है, उसके डिटरमाइनर्स जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए. ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड इज यू हैव टू पुट द सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. यस और नो? तो हमें यहाँ पर सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लगाना है. अब वो कैसे लगाएंगे, सुइटेबल कैसे होगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जैसे कि द बॉय हिट द बॉल. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर तो हमारे पास मेन वर्ब है, लेकिन हमें इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी नहीं था. तो वहां पर हमें देखना है, कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई कैसे लगाएंगे सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब. तो वहां पर हमें दो चीजों को देखना है. एक तो हमें देखना है, आई एम सॉरी मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब जा रहा है, आई होप थोड़ा रीडेबल है ये, टेंस. और दूसरा है नंबर. ठीक है, टेंस किसका और नंबर किसका? टेंस देखेंगे आप वर्ब का, कि वर्ब कौन से टेंस में है. अगर सिंगुलर है तो सॉरी, अगर प्रेजेंट टेंस है तो फिर वो कौन से वर्ब लगेंगे, और
पास्ट टेंस है तो कौन से वर्ब लगेंगे, अगर टेंस सिंगुलर है तो वहां पर लगेंगे, सर टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमें जाहिर से पता वहाँ इज और आर या एम लग सकता है। ठीक है, अगर पास्ट टेंस में है वर्ब तो हमने देखना है कि भाई वो कौन से वर्ब लगेंगे, वॉज और वर लगेंगे। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हमें देखना है नंबर, नंबर किसका, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर में है या प्लूरल में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर में तो हेल और टेंस है प्रेजेंट टेंस में, तो हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जाएगा जो प्रेजेंट टेंस में है, जाएगा इज। अगर प्लूरल होता तो जाता आर। अगर वर्ब पास्ट टेंस में है और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो जाता वर्स। और अगर प्लूरल है और टेंस वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो होता वर। तो आई होप ये चीज आपका क्लियर हो गया है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ओके, so again the same thing, that what we need to do is we just need to focus on हेल्पिंग वर्ब। और इसका प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हेल्पिंग वर्ब इफ एवर यू हैव मेड मिस्टेक ऑन दैट तो आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। बिकॉज यू नो हेल्पिंग वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज हियर यू नीड टू लुक आफ्टर टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट, whether the subject is singular or plural, or the and the verb, whether the verb is in which tense, it is in present tense, past tense or future tense। generally present tense में या past tense में ही हमें देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको helping verb लगाना है। तो make sure that you are very much particular and very much vigilant while changing from active to passive voice। next is change the verb into past participle form of the verb, which means that अगर मेन वर्ब जो वहां पर है अगर वो गो है तो उसका वहां पर गो नहीं लगेगा वर्ब, उसमें हमें लगाना पड़ेगा, आई होप मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ, गॉन। अगर ईट है तो हमें वहां पर थर्ड फॉर्म लगाना है विच इज इटन। अगर हिट है, हिट 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 ही होता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कॉल कॉल्ड कॉल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होता है तो कुछ नहीं हो सकता उसमें चेंजेस, मतलब वही लगाना है। तो मेक श्योर कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद एक प्रिपोजिशन जो हमेशा यही लगेगा ये है बाय। हमेशा यही प्रिपोजिशन आपका यूज होगा, आपको यही प्रिपोजिशन यूज करने, इसके अलावा कोई प्रिपोजिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये बताना है कि भाई एक्शन ने, मतलब वो जो एक्शन हुआ है वो किसने किया है, किसके थ्रू हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यही चीज यहाँ रिपीट हुआ, चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। तो रिमेंबर पॉइंट्स, पहला पॉइंट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हटाना है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तीसरा आपको पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। याद रहना चाहिए टेंस से आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा, अगर टेंस क्लियर नहीं है तो आई रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, तो क्लैरिटी और अच्छी से आ जाएगी। ओके, और आपको प्रेपोजिशन लगाना है, इसके साथ आपका कन्वर्जन जो है वो स्मूथ हो जाएगा, वो बहुत इजी हो जाएगा। आई रिपीट, मेक श्योर दैट योर हेल्पिंग वर्ब शुड नॉट गेट इनकरेक्ट। आपका हेल्पिंग वर्ब जो हो वो अच्छे से रहना चाहिए, आपको अच्छे से उसका आइडिया होना चाहिए कि आपने हेल्पिंग वर्ब को सही यूज किया है या सही फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा चीज जब आप इंग्लिश में कन्वर्जन करते हो सेंटेंसेस का, तो वहां पर हमें मेन फोकस करना पड़ता है स्ट्रक्चर की, वो सेंटेंस दिखता कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है, वर्ड्स वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये सब की पोजीशन क्या है। तो जब हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस तरह का दिखेगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, देयर आर चांसेस जहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, वो बात की बात है। बट अभी हम जब बेसिक कर रहे हैं तो हम बेसिक्स में ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब एक्टिव सेंटेंस जब होते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का से होगा, जहां पर एक सब्जेक्ट कैट है जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस लगा है, और कैट ने क्या किया, उन्होंने खाया, क्या खाया, उन्होंने फिश खाया, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में आते हो
तो सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर सब्जेक्ट होता है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है, वहां पर मेन वर्ब जो एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हो गया, जो मैंने रूल के टाइम में बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा हुआ, सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है, जब हमने चेंज किया पैसिव में, तो ये फिश जो था हमने इसको इधर लेके गए और ये कैट को हम इधर लेके आएंगे, तो ये इधर आ गया फिश और इधर आ गया कैट। उसके बाद मैंने आपको बोला कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के लिए जो मैं इसको थोड़ा जस्ट गिव अ सेकंड, तो आई शुड मेक इट लिटिल क्लियर। ठीक है, ओके ओके, तो helping verb. Now you can see that the fish here has become the subject and cat here has become the object. So you have to focus more on this now, that whether this subject is in singular or plural. So here obviously fish is in singular. So you have got an idea कि भाई is या was लगने वाला है। अब is लगेगा या was लगेगा, how we get to know that? We will see this word. This verb is in which tense? Of course, this is in present tense, simple present tense. So we got very much sure that is लगेगा because the first of all the verb is singular and next the verb is singular and next is that जो tense है वो है आपका present tense. तो यहाँ पर हमने is लगा दिया. Now, what is the third form of it? Third form of it is eaten. Then who is the only one is a preposition that is being used here, which will be always used with the passive voice, that is by. तो यहाँ थोड़ा complicated दिख रहा है, but यहाँ पर सिर्फ दो चीजों की ऐड हुई है। एक तो है आपका helping verb, ठीक है, एक है आपका past participle, जो verb तो रहता ही है, उसका तो कुछ हम गिनती नहीं करेंगे, वो उसकी जगह यूज हुआ है, और एक है आपका ये by, ये आपका यूज हुआ है। आई होप कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, कि मॉडल वर्ब बहुत रेयर केस में आता है, तो वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी पैसिव वॉइस आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस आते हैं लेट सब्जेक्ट बी पार्टिसिपल। नॉट ऑप्शनल है, कभी अगर नेगेटिव सेंटेंस होते तो उसमें हमें नॉट लगाना पड़ता है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो दिक्कत नहीं होती। अभी यहाँ पर कमांड है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस कैसा बनता है, तो आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। शट द डोर, आपने किसी को बोला है, कमांड किया या ऑर्डर दिया है, शट द डोर। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, पहला सब्जेक्ट क्या है, ये शट तो है आपका वर्ब, ठीक है, किसने किया, मतलब वो आपको बोला जा रहा है, यू शट द डोर। ऑब्वियसली जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम यू लगा देते हैं। ठीक है, द डोर, द डोर जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो लेट द डोर बी शट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लेट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, बी लगाया, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दिस वर्ब, ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल शट ही है, तो हमें ओ लगाया। अब दूसरे एग्जांपल रिक्वेस्ट में हम देखते हैं, काइंडली हेल्प हिम। ठीक है, किसी को बोला जा रहा है, जब हमारे पास कुछ नहीं तो हम ये सोचेंगे भाई यहाँ पर सिर्फ यू ही है। ओके, काइंडली हेल्प हिम, किसी को हेल्प करने बोला जा रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अब ये जो टू हेल्प हिम वाला सिचुएशन है, ये आपका इन्फिनिटिव है। लेकिन इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो बहुत रेयर केस में आपको आते हैं, वो अपने आप आपसे बनते जाएंगे। ठीक है, इसमें बाय लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आपको ऐसे कमांड वाले सेंटेंस आते हैं, शट द डोर, कीप क्वाइट, यू आर आस्क्ड टू कीप क्वाइट, यहाँ टू इन्फिनिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब कमांड वाले सेंटेंस होते हैं तो आपको यहाँ पर बी वाला इस्तेमाल करना है, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आपको टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव अकॉर्डिंग टू द टेंस। चलिए पहले हम देखते हैं कि हम इसमें पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक हमने वर्ब ले लिया है एक्टिव वॉइस में रीड। ठीक है, चलिए सेंटेंस से शुरू करते हैं।
कीथ रीड्स द पोएम। कीथ जो है वो पोएम को पढ़ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका वर्ब। तो पहले हमें क्या करना था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में लेके जाना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में लेके जाना था। तो हमने वही किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में ले गए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में ले गए। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, हम दो चीजों को देखेंगे, एक वर्ब को देखेंगे, एक सब्जेक्ट को देखेंगे। वर्ब के लिए हमें देखना है टेंस और सब्जेक्ट के लिए हमें देखना है नंबर, विच मीन सिंगुलर है कि प्लूरल। तो यहाँ पर पोएम क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर लगेगा इज या वॉज में से कुछ एक। लेकिन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर लगेगा इज, जिसके लिए हमने वर्ब को देखना था, बट ऑब्वियसली हमने ऐसे प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाया है तो वैसा ही होगा, इज रेड बाय कीथ। अब जब आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर कीथ इज रीडिंग द पोएम। अब ये जो बीइंग है ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो द पोएम इज बीइंग रेड बाय कीथ। तो याद रखेंगे कि प्रोग्रेसिव में आपको बीइंग लगाना है, बीइंग, BEING। उसके बाद आता है आपका पास्ट। पहले हम प्रेजेंट का ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब आया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है हैज रेड, तो जब आप उसको चेंज करेंगे तो आपको वहां पर लगाना है बीन। कीथ हैज रेड द पोएम, आपको लगाना है द पोएम हैज बीन रेड बाय कीथ। याद रखेंगे ये है बीइंग और ये है यहाँ पर बीन। ठीक है, तो आपको उस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक चीज और याद रखेंगे कि यहाँ अगर पोएम का जगह, पोएम की जगह अगर पोएम्स होता तो यहाँ पर ये हैव हो जाता। ठीक है, हैज नहीं लगता है, कोई इसमें शक नहीं कि यहाँ पर हैज का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर यहाँ हैज हुआ है तो यहाँ भी हैज यूज होगा, ये हम नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर इज यूज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी इज ही यूज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये प्लूरल होता, द पोम की जगह द पोम्स होता, यहाँ पर भी द पोएम की जगह द पोएम्स होता, तो हम यहाँ पर हैव यूज करते, यहाँ पर हम आर यूज करते। तो याद रखिए जब आप कन्वर्जन कर देते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को, तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इस वक्त वो इंपॉर्टेंट रहेगा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसके बाद आया आपका पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल में was read, मतलब Keith read the poem, the poem was read by Keith, मतलब is है तो was लगेगा। अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया तो पास्ट टेंस आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर is being के जगह लगेगा was being। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हैज और हैव कुछ भी रह सकते हैं, कुछ भी का टेंशन नहीं लेना, सिंगुलर रहे प्लूरल रहे, आपको यहाँ हैड ही लगाना है। बट मेक श्योर कि ये बी एंड दिस बीइंग, ये याद रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग और perfect में beings. Now coming to your simple future. Simply remember this. Keith will read the poem. The poem will be, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमको विल को हटाना नहीं है। अगर हम फ्यूचर टेंस में विल हटा देंगे तो फिर वो फ्यूचर टेंस होगा ही नहीं, तो विल तो रहना जरूरी है। अब हमें जब हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो इज वॉज आर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ बी फॉर्म, मतलब मेन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विच इज बी हियर। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर का फॉर्म। बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, ये सारा बी फॉर्म है। तो हमको यहाँ पर पूरा रॉ बी को उठा के यहाँ लगाना है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में भी आपको हैज ऐप का टेंशन नहीं है, विल लगाना जरूरी है, वरना वो सेंटेंस फ्यूचर में दिखाएगा ही नहीं, वो टेंस फ्यूचर में बताएगा ही नहीं। सो द पोम विल हैव बीन रेड बाय किथ। ओके, सो आई होप दिस टेंस में, सारे टेंस में अलग अलग कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है, कैसे ये सारे सेंटेंसेस जो है वो चेंज होंगे, हमें यहाँ पर वो चीज पता चलेगा। ठीक है, तो आप एक चीज मार्क करिए यहाँ पर कि दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा हमारे पास एक और टेंस होता है विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड, वो हम यूज नहीं करते। वहां पर सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता। अगर किसी ने पूछा कि भाई ये सेंटेंस को चेंज करके दिखाओ पैसिव सेंटेंस में, तो भाई ऐसे वाले सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। एक्टिव वॉइस डू नॉट गेट चेंज इनटू passive voice when the tense is in present perfect continuous tense or past perfect continuous tense or future perfect continuous tense।
इसमें बिल्कुल भी पैसिव वॉइस में चेंजेस नहीं होते हैं। फ्यूचर टेंस में वी हैव वन मोर एक्सेप्शन दैट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आल्सो डू नॉट गेट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, क्यों नहीं होता है? बिकॉज द सेंटेंस स्ट्रक्चर माइट लुक सिमिलर विद दैट ऑफ दिस परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हैज और हैव लगा हुआ होगा, आपको सॉरी हैज बीन और हैव बीन लगा होगा, एंड व्हेन यू आर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव तो वहां पर आपको बीन का इस्तेमाल अगेन यू हैव टू डू। सो इन दैट केस व्हाट इज मोर एग्जैक्टली कि वो इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस होता है। सो इफ यू वांट टू गिव अ ट्राई कि भाई मैम जो बोल रही है वो सही है या नहीं, सो यू कैन गिव अ ट्राई ऑन द सेम व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। द सेंटेंस विल लुक more clumsy and the sentence will look आई मीन इट विल नॉट लुक गुड, और द सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो हम पैसिव वॉइस का जो रूल है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जो उसके स्टेप्स है वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई दैट। ओके, सो विथ दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर। आई होप आपको क्लियर हो गया है, सारी चीजें क्लियर है। तो हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये चीज आपकी क्लियर है कि नहीं, और अगर ना हो तो वी हैव अगेन डाउट सेशन ऑन द सेम, और हम कुछ और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस नाउ। Okay, so here you need to rewrite the following, changing active sentence to passive or passive sentence to active। तो भाई हमें ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि भाई इसमें एक्टिव सेंटेंस कौन सा है और पैसिव सेंटेंस कौन सा है। वो तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसको किए बिना तो काम होगा नहीं। सो when I was talking about the sentence structure, if you remember that, how a active sentence looks like and how a passive sentence looks like, तो ये चीज जो है उसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। सो बिफोर चेंजिंग इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, विच मीन्स दैट कि जो एक्टिव में है उसको पैसिव में चेंज कर दो, पैसिव जो है उसको एक्टिव में चेंज कर दो। तो बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव में है, उसके बाद हम चेंज करना शुरू करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। भाई यहाँ पर बाय है, obviously this sentence will be in passive voice, easy understanding। The marvelous performance delivered by the children enthralled us। भाई सेंटेंस लंबे लंबे टेंशन नहीं लेने का, आराम से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगेन हियर इट इज अ बाय, देन अगेन दिस इज अ पैसिव सेंटेंस। he has been invited to their party। अब तो यहाँ बाय नहीं है, तो ये पैसिव सेंटेंस है कि एक्टिव सेंटेंस है? चलिए देखते हैं एक्टिव है कि पैसिव है। जो कि यहाँ बाय नहीं है तो भाई सब बोलेंगे कि ये एक्टिव सेंटेंस है, लेकिन याद रखिए कि मैंने ये भी बोला था कि प्रेजेंट या पास्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता पैसिव टेंस में, मतलब कि उसमें पैसिव सेंटेंस हम फॉर्म नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है वो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हैज होता है ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये है आपका एक्टिव सेंटेंस में, क्योंकि वो तो पैसिव में होता ही नहीं है। ठीक है, वी हैव शिफ्ट योर ऑर्डर, बहुत इजी सा सेंटेंस है, ये है आपका एक्टिव। मैं यहाँ पे एक्टिव लिख देती हूँ। द गर्ल रिसाइटेड अ पोएम ब्यूटिफुली, ये भी है आपका एक्टिव, मतलब इसे पैसिव में चेंज करना है। द गेस्ट एंजॉयड द पार्टी, अगेन दिस इज एन एक्टिव। द चिल्ड्रन इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज पोलाइट, द चाइल्ड इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज पोलाइट मैनर्स, दिस इज अगेन एन एक्टिव। अ गर्ल फ्रॉम द चेन्नई वॉन द प्राइज, एक लड़की थी चेन्नई की, उसने प्राइज हुआ। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो आपके एक्टिव में है। तो आई होप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे करना है, भले उसमें बाय ना हो, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने इजी वे आउट ढूंढा, बाय है, लेकिन अगर बाय ना हो तो आपको देखना है कि भाई सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस to make it little clearer so that easy, sorry, it will be more clearer. Sorry, not able to select it, why?
Okay. So the first one was in the passive voice. So now let us change it to active voice. पैसिव वॉइस का जो रूल था, हमें पता था कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सेम वाइस वर्सा पैसिव में एक्टिव से भी वैसे ही चेंज कर दिए। तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट की जगह चले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा होगा, द पोलिस सिंगुलर, द पोलिस हैज, क्योंकि यहाँ थीव्स है तो यहाँ पर हैव था, द पोलिस हैज अरेस्टेड the thieves. Please note it down. The police has arrested the thieves. ये होगा इसका आंसर। Then come the next. The marvelous performance delivered by the children enthralled us. ठीक है, अभी जो marvelous performance है ये क्या है, ये आपको एक एडजेक्टिव दिया गया है, परफॉर्मेंस जो रिसीवर है, ये जो है आपका एक एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट का मतलब वो उसको ज्यादा इम्फसाइज कर रहा है। डिलीवर्ड जो है वो आपका वर्ब है और चिल्ड्रन जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो वर्ब है। ठीक है, अब एक होता है डायरेक्ट वर्ब, एक होता है इनडायरेक्ट वर्ब। अब हम देखेंगे कि मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिलीवरी जो है वो मेन वर्ब है क्योंकि वही एक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर कैसे होगा, द मार्वलस परफॉर्मेंस डिलीवर्ड बाय द चिल्ड्रन एंट्राल्ड अस को हम जब चेंज करेंगे तो होगा द चिल्ड्रन एंट्राल्ड अस विथ देयर मार्वलस परफॉर्मेंस, या फिर the children delivered the marvelous performance which enthralled us. ये होगा सेंटेंस, थोड़ा लंबा है बट डिफिकल्ट नहीं है। He has been invited to their party. तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है क्योंकि ये एक्टिव में है। तो ये कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, अगर ये इनवाइटेड है, ठीक है, वो पार्टी में इनवाइटेड है, क्या इसके पास कोई रिसीवर है, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देयर पार्टी वॉज इन्वाइटेड बाय हिम, क्या ये हो सकता है, नहीं। ही को हम पार्टी में, पार्टी को ही की जगह में ला नहीं सकते बिकॉज हियर इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये रिसीवर नहीं है। तो ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। मेक श्योर ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव में चेंज नहीं होगा। मैंने उस वक्त इसलिए इस चीज का डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि मैं प्रैक्टिस के दौरान ऐसे सेंटेंसेस में यू विल कम अक्रॉस वेयर यू नीड टू सी दैट कि कहां पर जो एक्टिव है वो पैसिव में चेंज हो सकता है, जहां नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉग वॉज रनिंग ऑन द रोड। आपको पूछा जाएगा इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पता है, आप बड़े आसानी से बोलोगे प्लेसमेंट के हिसाब से। सब्जेक्ट है डॉग, वर्ब है रनिंग और जो रोड है वो ऑब्जेक्ट है। कैसे हुआ भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम है रिसीव करना। अगर डॉग रोड के ऊपर दौड़ रहा है तो रोड क्या रिसीव कर रहा है, कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा। तो वैसे सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। चलो सेम ही एग्जांपल लेते हैं। द डॉग इज डिगिंग अप द रोड, मतलब कि वो रोड के ऊपर गड्ढा कर रहा है, गड्ढे कर रहा है। ठीक है, तो रिसीवर है ना, एक्शन जो काम कर रहा है वो गड्ढे कर रहा है, कोई तो है जिसके ऊपर गड्ढे हो रहे हैं। किसके ऊपर हो रहे हैं, रोड के ऊपर। द रोड इज बीइंग डग्ड अप बाय द डॉग। तो वैसे सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टी है, पार्टी आपका रिसीवर नहीं है, बस उसे इनवाइट किया गया, खत्म बात, उसमें कुछ रिसीवर नहीं है। ठीक है, रोहित हैज इनवाइटेड राहुल फॉर हिज पार्टी। अगर ये होता तो हम सोचा जा सकता था कि भाई इसे चेंज कर सकते हैं कि राहुल हैज बीन इनवाइटेड बाय रोहित टू हिज पार्टी, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैव शिप्ड योर ऑर्डर। योर ऑर्डर हैव बीन शिप्ड बाय अस, दिस वी गेट चेंज इनटू
अस, क्योंकि भाई इसको तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तो सब्जेक्ट है। जब रिसीवर हो जाता है तो ये वी हो जाता है अस, ही हो जाता है हिम, शी हो जाता है हर, आवर हो जाता है आर्स, ऐसे ही कुछ हो जाता है। ठीक है। द गर्ल रिसाइटेड द पोएम ब्यूटिफुली। ठीक है। द पोम वॉज रिसाइटेड बाय द गर्ल ब्यूटिफुली, ये तो आपका एक एडवर्ब है, ये अपना अपना जगह में रहेगा, उसके लिए बिल्कुल फिक्र नहीं करने की जरूरत है। द पोम वॉज रिसाइटेड बाय द गर्ल ब्यूटिफुली, ये हम करेंगे। द गेस्ट एंजॉयड द पार्टी, अब ये इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर एक एक्शन था। ठीक है, एक एक्शन था जो हुआ, किसके ऊपर हुआ? पार्टी के ऊपर हुआ। द पार्टी वॉज एंजॉयड बाय द गेस्ट, यहाँ पर भी पार्टी है लेकिन उसने इनवाइट किया है और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एंजॉय किया है। किसको एंजॉय किया? उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया। तो आप यहाँ पर जब आप देखोगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन की जरूरत सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की इसीलिए है क्योंकि आपको देखना है, आपको खुद से सवाल करना है कि भाई रिसीवर कौन है यहाँ। उन्होंने पार्टी एंजॉय किया, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका रिसीवर, उसमें ऑब्जेक्ट है पार्टी। यहाँ पर वो पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि कुछ रिसीवर ही नहीं, उसे इनवाइट किया गया है, बस खत्म। ठीक है, तो आप इसका वेरिएशन को समझ आए। देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन बोथ दिस सेंटेंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। ओके, आपको एक में फाइंड आउट करना है, आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि वेयर इन विच सेंटेंस देयर इज अ रिसीवर। व्हेन देयर इज अ रिसीवर द सेंटेंस can change into passive voice. Okay, when there is no receiver the sentence cannot get changed into passive voice. तो याद रखिए कि कहाँ कहाँ पर passive voice में sentence change नहीं होंगे। एक तो जिसके पास receiver नहीं है वहां sentence change नहीं होंगे passive में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होंगे। दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर बट आई एम सेइंग यू प्लीज नोट इट डाउन। where we cannot change the sentence into passive voice: number 1, when there is no object; number 2, present perfect continuous tense; number 3, past perfect continuous tense; number 4, future continuous tense; number 5, future perfect continuous tense. We cannot use passive voice here. Clear? The child impressed everyone with his polite manners. Everyone was impressed by the child. ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अपना लास्ट में ही रहेगा, with his polite manner. Okay? A girl from the Chennai won the prize. Won the first prize. First prize was, क्योंकि past tense में was won by the girl from the चेन्नई। अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, थोड़े बड़े घुमा फिरा के सेंटेंस है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। आपको बस वो स्टेप्स याद रखने हैं। वो स्टेप्स नो डाउट एग्जाम्पल के दौरान मैंने बहुत एक सिंपल सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था जो इजी था, लेकिन यहाँ पर थोड़े सेंटेंस थोड़े कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, एडवर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, दो दो एडजेक्टिव्स, सॉरी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हुआ है, दो दो वर्ब्स यूज हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चेंजेस में, रूल्स विल रिमेन रूल्स। बस कहाँ पर चेंज नहीं होंगे वो आपको याद रखना है। So I hope this particular session was useful for you. It helped you. आपको अगर आता था passive voice में change करना तो it might have brushed up your knowledge, या फिर अगर नहीं आता था, डाउट्स बहुत सारे थे, तो शायद क्लियर हो गए हो। अगर क्लियर हो गए होंगे तो मैं समझूंगी कि ये सेशन बनाना मेरे लिए अच्छा रहा। सो आई विल कम विद मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू। द एंटायर सेशन विल बी सॉल्व्ड, देयर विल बी सम शॉर्ट वीडियोस आल्सो फॉर conversion of different type of sentences, like other sentences can also be there, like now we have already discussed passive, sorry, imperative sentence. There are question sentences, there are sentences in which there are two verbs. So all this kind of sentences will be there when you need to change from active to passive and passive to active. So we can do lot many practice on this. हम और भी session discuss कर सकते हैं, but this was the basic and the very first part I can say of active and passive voice. So I hope this is clear to you, and I'll get back to you with the same enthusiasm, and stay connected, stay tuned. Till that, bye bye, take care everyone.